हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी का सेकंड पार्ट। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यक का अर्थ समझेंगे। किसी संप्रदाय समुदाय के लोगों की संख्या का अधिक होना बहुसंख्यक कहलाता है। अल्पसंख्यक का अर्थ किसी संप्रदाय समुदाय के लोगों की संख्या का कम होना अल्पसंख्यक कहलाता है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुसंख्यवाद का अर्थ समझेंगे। ऐसा विश्वास करना कि बहुसंख्यक समुदाय ही देश पर शासन करेगा, ऐसे नियम बनाना जिसमें अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं व इच्छाओं का पूर्ण रूप से दमन किया जाना है, यह इस चैप्टर में बहुसंख्यवाद का अर्थ है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंघली को राजभाषा घोषित किया गया। सरकारी नौकरियों में सिंघली लोगों की प्राथमिकता की नीति चलाई गई। सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देने लगी। परिणाम स्वरूप इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता नाराज हो गई। उन्हें लगा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां तमिलों के खिलाफ हैं। तमिल लोगों ने अपनी पार्टियां, जिन्हें राजनीतिक पार्टी कहेंगे, उन्हें बनाना शुरू कर दिया। निम्न मांगों के लिए संघर्ष: तमिल को राजभाषा बनाओ, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए जाएं। तमिलों ने अपना एक उग्र संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्ठे तथा सशस्त्र विद्रोह कर दिया। दोनों समुदायों के बीच टकराव हुआ एवं गृह युद्ध चला। देश में गृह युद्ध की स्थिति आ गई। आगे हम समझेंगे अगले पॉइंट में बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों तथा सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन किया। संशोधन इसलिए किया गया ताकि देश में सभी मिलजुल कर रहें, देश मजबूत, लोकतंत्र मजबूत तथा राष्ट्र एकीकृत हो। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यह एक प्रश्न है जिसे हम 2 तर्कों के आधार पर समझेंगे। पहला है युक्तिपरक, दूसरा है नैतिक परक। युक्तिपरक तर्क लाभकारी तर्क जो श्रीलंका ने अपनाया था, लाभ और हानि की परक, उसी को युक्तिपरक कहते हैं। नैतिक तर्क सत्ता की साझेदारी जो बेल्जियम ने अपनाई तथा सभी समूहों को प्रतिनिधित्व देकर, इसीलिए यहाँ तब से लेके आज तक कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, इसे हम नैतिक परक तर्क कहते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूपों को समझेंगे। पहला है क्षैतिज वितरण। सभी को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करने का कार्य करती है, न्यायपालिका निगरानी एवं कानून का पालन करवाने का कार्य करती है। विधायिका सांसद एवं विधायक इसकी देखभाल करते हैं कानून बनाने की। कार्यपालिका की देखभाल प्रशासन एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे जो IAS अधिकारी होते हैं वो करते हैं। न्यायपालिका निगरानी एवं कानून का पालन करवाना, और ये सभी कार्य न्यायाधीश के अंडर में आते हैं। अगला है ऊर्ध्वाधर वितरण। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है जहां उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकार मिलकर के कार्य करती है। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार तीनों स्तरों पर कार्य करती हैं। स्थानीय सरकार शहरों में नगरपालिका, गांवों में ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामुदायिक सरकार। सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों, भाषाई समूहों, धार्मिक समूह एवं जाति समूहों में किया जाता है। बेल्जियम में भी जो सामुदायिक सरकार थी वो स्थानीय स्तर पर थी। नेक्स्ट पॉइंट है दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां। अब दबाव समूह राजनीतिक जो पार्टियां थी उनमें से हम पहले दबाव समूह को समझेंगे कि दबाव समूह क्या थे। ये जो दबाव समूह थे ये व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों से मिलकर के बनता था। क्या होता था कि जो सरकार पर अपने अनुसार नीतियां बनवाने का दबाव डाल सकते थे ये लोग। अब क्या करते थे कि जो उद्योगपति और व्यापारी होते थे, क्योंकि उनके पास तो पैसा होता था, तो वो अपने पैसे की मदद से सरकार पर अपना रौब और दबदबा रखते थे और उसी के आधार पर वो सरकार से अपने हिसाब से ही नियम बनवाते थे। ठीक है। अब देखिए दूसरा है हमारा औद्योगिक मजदूर और किसान। अब इन लोगों के पास पैसा तो होता नहीं है, तो ये लोग क्या करते थे कि आंदोलन करके दबाव डाल सकते थे और कि वेतन को बढ़ाया जाए, सुविधाएं दी जाए, हमारे लिए इस तरह के कानून बनाए जाए। इस तरह से ये जो दबाव समूह था ये सरकार पर हावी रहता था। ठीक है। अब दूसरा है हमारा राजनीतिक पार्टियां। ठीक है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव के द्वारा सत्ता की साझेदारी करती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि गठबंधन की सरकार बनाई जाती है ना। अब होता क्या है कि विभिन्न पार्टियां जो है चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़कर विधायिका में पहुंचती हैं।
अब क्या हो रहा है कि कई मतलब देखा जा रहा है हमारे भारत में, हम भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि कई वर्षों से भारत में कोई केंद्र में और राज्य में किसी भी एक पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है। अब जब उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होता है कि राजनीतिक लाभ पाने के चक्कर में वो अपने सिद्धांतों के विपरीत विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं और सरकारें बनाई जाती हैं। जो एक मतलब जो सरकार होती है, एक पार्टी की सरकार ना होकर गठबंधन की सरकार कहलाई जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे संयुक्त मोर्चा सरकार, राष्ट्रीय गठबंधन सरकार आदि कई ऐसी पार्टियां हैं, ठीक है। ये जो सरकारें हैं ये अपने अपने पंचवर्षीय जो कार्यकाल होते हैं उन्हें पूर्ण नहीं कर पाती हैं। कारण गठबंधन की इन पार्टियों की विचारधारा और चुनाव पूर्ण घोषित घोषणा पत्र में समानता न होने तथा राजनीतिक लाभ के कारण टकराव उत्पन्न होने लगता है। ये इसका मुख्य कारण भी है। और क्योंकि हमने अभी बात ही की, क्योंकि इनकी ना तो विचारधारा मिलती है, कभी कभी जाति के तौर पर, कभी कभी भाषा के तौर पर इनमें आपस में मतभेद हो जाता है। अब हमने इस चैप्टर में देखिए श्रीलंका को समझा, बेल्जियम को समझा और अपने भारत को भी एग्जाम्पल के तौर पर समझा, ठीक है। उसके द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी को समझने की कोशिश। अब चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।